हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आर नवल वर्ल्ड में। आप सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को इतना व्यू दिया और उसे पसंद किया। थैंक यू और सॉरी भी कि आप लोगों को मेरा पहला वीडियो पसंद आया है कि नहीं। यह मेरा पहला नवल है जो मैं लिख रही हूँ, प्लीज़ उसे सपोर्ट करिए। एपिसोड 2 बुरा सपना। सिटी हॉस्पिटल। रात के सन्नाटे में मशीनों की बीप बीप की आवाज़ गूंज रही थी। सफ़ेद दीवारों के बीच एक कमरे में एक खूबसूरत सी लड़की बेजान सी हॉस्पिटल बेड पर पड़ी थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी जिससे हल्का सा खून रिसकर सूख गया था। चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दर्द दोनों झलक रहे थे, मानी जिंदगी और मौत के बीच कहीं अटकी हो। डॉक्टर नील ने रूही से धीरे से उसकी रिपोर्ट देखी और कहा, और क्वोट, अभी भी होश में आने के कोई लक्षण नहीं है, और क्वोट। रूही ने नील से कहा, तो इसे कब तक होश आएगा? अभी कहना मुश्किल है, देखने से तो लग नहीं रहा कि ये जल्दी होश में आएगी। इतनी रात हो चुकी है, तुम घर चली जाओ रूही। जब इसे होश आएगा मैं खुद तुम्हें कॉल कर दूंगा। रूही ने एक आखिरी बार उस लड़की की तरफ देखा और उसकी उंगलियों को हल्के से छुआ और कही कि और क्वोट, तुम जल्दी होश में आ जाओ, और क्वोट। फिर नील को देखकर रूही ने कहा, और क्वोट, मैं अब चलती हूँ, तुम मुझे फोन कर देना, ओके नील। और क्वोट। नील ने स्माइल करके रूही की तरफ देखकर बोला, और क्वोट, ओके बाय, तुम आराम से जाओ, ठीक है। और क्वोट। रूही ने कहा, और क्वोट, ठीक है, बाय। और क्वोट। दिल्ली की सुबह शहर के चेहरे पर एक नई चमक के साथ उगती है। सूरज की पहली किरणें जब लाल किले की दीवारों को छूती हैं तो लगता है जैसे इतिहास फिर से सांस लेने लगा हो। सड़कों पर धीरे धीरे चहल पहल बढ़ने लगती है। कहीं चाय वाले की कड़क चाय की खुशबू, तो कहीं हॉर्न बजाती गाड़ियां नए दिन की रफ्तार को जगाती हैं। कैनॉट प्लेस के गोल चक्कर पर सुबह की हवा में हल्की ठंडक होती है। लोधी गार्डन में लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए बातें करते हैं, और यमुना किनारे धुंध में लिपटा सूरज आसमान को सुनहरी रंगत देता है। उस शांति के बीच शहर धीरे धीरे अपने असली रूप में लौटने लगता है। दिल्ली जो कभी नहीं रुकती। दिल्ली शहर का मशहूर ताज होटल, जहां हर कोना शान और रुतबे की मिसाल था। लॉबी में हल्की सी सुगंध और पियानो की धीमी धुन गूंज रही थी। मशहूर ताज होटल में, जहां पर 28वें फ्लोर के रूम नंबर 306 में उस आलीशान कमरे के पर्दों से झलकती हुई धूप की रोशनी पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। कमरे के बड़े से किंग साइज बेड पर एक लड़का गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके सुनहरे काले बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे और हल्की सी रोशनी पर्दों से उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों के नीचे हल्की थकान की लकीरें बता रही थीं कि शायद वो कई रातों से चैन की नींद नहीं सोया था। कमरे में बसे सी की हल्की गूंज और दीवार पर टिकी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बगल की टेबल पर मोबाइल स्क्रीन पर अधूरी कॉल लाइट झलक रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फोन में शौर्य नाम आ रहा था और भी कई मिस्ड कॉल्स थीं। गहरी नींद में भी उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, जैसे कोई पुरानी याद या डरावना सपना उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। उस लड़के का चेहरा पसीने से भीग चुका था। नींद में उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत से लड़ रहा हो। अचानक उसके सपने में काली धुंध छा गई। उस धुंध के बीच एक लड़की की हल्की सी परछाई दिखी, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग से, जिसने जीन्स टॉप पहना था और उसके लेफ्ट हाथ में एक कागज था। वो एक बार उस कागज को देखी और उसने अपने होठों से कहा, आई एम सॉरी अभय। फिर अचानक आलीशान होटल के बेड पर एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं और आंखों में थोड़ी नमी थी। उसका हाथ सिकुड़ने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी को रोक रहा हो। फिर धीरे धीरे वह अपने वर्तमान में लौट आया और उसका हाथ नीचे गिर गया। होटल के कमरे में कोई तेज कदमों से उस इंसान के पास आया। कमरे के दरवाजे पर बीप की आवाज़ हुई और फिर कोई लड़का तेजी से अंदर आया। वो उसका दोस्त था, जिसने बेड पर बैठे उस लड़के को देखकर कहा, अभय यार, तू अभी तक सो रहा था? तेरे घर से इतना कॉल आ रहा था और तू एक भी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा था? मैं भी तुझे कितना कॉल कर चुका हूँ।
अभय ने अपने दोस्त को देखकर झूठा गुस्से बोला, शौर्य, वो मेरा फोन साइलेंट में होगा इसलिए मैं सुन नहीं पाया। ठीक है। शौर्य मित्तल की इंट्रोडक्शन। शौर्य मित्तल अभय का सबसे नज़दीकी रिश्तेदार और साथ ही उसका सबसे बेस्ट दोस्त, हमदर्द। दोनों की उम्र लगभग समान, बस अभय शौर्य से कुछ महीने बड़ा था। शौर्य मित्तल दिल्ली का ही रहने वाला, उम्र लगभग 28 साल। वो दिखने में कड़क और स्मार्ट था, गेहुआ रंग, चौड़े कंधे, तेज जबड़े की लाइन और आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस जो सामने वाले को प्रभावित कर देता था। उसके घने काले बाल हमेशा सलीके से सेट रहते और उसकी हल्की दाढ़ी उसे और परिपक्व लुक देती थी। शौर्य का पहनावा भी बेहद क्लासी था। अक्सर वो डार्क ब्लू ब्लेजर, व्हाइट शर्ट और रोलेक्स घड़ी पहनता था। वो एक बिजनेसमैन था, दिल्ली शहर के मशहूर ताज होटल का सीईओ। अभय जिंदल और शौर्य मित्तल का एक और दोस्त है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शौर्य ने गुस्से से अभय को देखा और बोला, तुम्हें देखने आया हूं कि तुम कैसे हो और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। तेरे घरवालों को मैंने कितनी मुश्किल से संभाला, समझाया कि तू ठीक है, और तू। शौर्य की ऐसी बातों से अभय को कुछ खटका और उसने कहा, तूने घरवालों को क्या कहा? अभय की आंखों में गुस्सा उभर आया। शौर्य कुछ बोले जा रहा था और अभय की नजरें ठंडी पड़ती जा रही थीं। शौर्य बोला, ऐसे घूर क्या रहा है मुझे? हाँ बोल, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, तेरी इन ब्राउन आंखों से। अभय ने उसकी तरफ और गहराई से देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? शौर्य उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए हड़बड़ा गया और बोला, मैं तुझसे क्या छुपाऊंगा? कुछ भी नहीं। ये कहकर शौर्य हल्के से हंसने लगा। अभय बेड से उतरकर धीरे धीरे शौर्य के पास आया। सुबह की सुनहरी किरणें खिड़की से आ रही थीं। अभय बिना शर्ट के था, सिर्फ एक हल्की ट्राउजर में। उसकी चौड़ी छाती और कंधों पर सूरज की रोशनी ऐसे पड़ रही थी जैसे सोने की परत चढ़ गई हो। शौर्य जब कमरे में आया था, उसने सारे पर्दे खोल दिए थे, जिससे अभय और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। धीरे धीरे अभय शौर्य के बहुत करीब आया, उसके शर्ट के कॉलर को पकड़कर ठंडी आवाज में बोला, सच बोल, क्या छुपा रहा है मुझसे? अभय की एक भी ऊंची हो गई। शौर्य अब सच में डरने लगा था। भले ही दोनों की उम्र एक थी, पर इस वक्त अभय की मौजूदगी इतनी भारी थी कि शौर्य खुद को छोटा महसूस कर रहा था। शौर्य ने कपकपाते हुए कहा, अभी भाई, मैं तेरा भाई हूँ, भले ही 1 महीना छोटा हूँ। अभय को लोग प्यार से अभी बुलाते हैं, खासकर उसके करीबी लोग। फिर अचानक अभय ने शौर्य का कॉलर उल्टा पकड़ा और उसे बेड पर पटक दिया। शौर्य का एक हाथ मोड़कर उसने कहा, सच बता, क्या छुपा रहा है? क्या कांड करके आया है मेरे पीछे? शौर्य दर्द से तड़पता हुआ बोला, भाई मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं छुपाया है मैंने। मैं तो नन्ही सी जान हूँ, क्या छुपाऊंगा तुझसे? तू पागल हो गया है क्या? तू मुझे मार डालेगा क्या? मैं तुझे अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ भाई। शौर्य बेड पर उल्टा होकर यह सब बोल रहा था, मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं छुपाया है मैंने। फिर अचानक से कोई धीरे कदमों से इस आलीशान बेडरूम में आ रहा था। उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। उस इंसान ने उस दरवाजे को पूरा खोला और उसने देखा शौर्य और अभय दोनों इस तरह से बेड पर उल्टा करके उसका हाथ मोड़ रखा था। रहा है ये सिचुएशन कुछ अलग टाइप का था, तो उस इंसान को कुछ अलग लग रहा था। उसी इंसान ने दोनों को देख रहा था। फिर शौर्य और अभय को लगा कि कोई उन दोनों को देख रहा है, तो वह दोनों दरवाजे की तरफ देखे कि कोई खड़ा है। इधर सिटी हॉस्पिटल की खिड़कियों से हल्की सुनहरी धूप सफेद पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज और दवाई की हल्की सी गंध फैली हुई थी। अस्पताल के वार्ड में एक लड़की से बेजान हालत में पड़ी हुई गहरी नींद में थी, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे किसी जगह में है। और उसने देखा कि उसकी तरह लाल जोड़े में कई लड़कियां थीं और उन सारी लड़कियों के हाथों में एक नेम टैग चिपकाए हुआ था और उन सबके हाथों के नाम टैग में सबका नाम लिखा हुआ था। जब उसे लड़की का हाथ में वह नेम टैग लगाया जा रहा था, उसमें लिखा हुआ था अनोखी। ये नाम इसी लड़की का था।
अनोखी सबको डर से देखे जा रही थी और वो लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। बगल में कुछ लड़कियों का लहंगा फटा हुआ था, कुछ पूरी तरह घायल थी और कुछ तो मर भी गई थी। ऐसी हालत देखकर अनोखी और बाकी लड़कियां बहुत डर रही थो। तभी एक कमरे से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अनोखी बहुत घबरा रही थी। फिर उसने उस कमरे की तरफ देखा जिसकी तरफ से वह चीख सुनाई दे रही थी। अचानक से आवाज बंद हो गई। कमरे से उस लड़की की सिर्फ लाश निकालकर लाई गई। ये देखकर अनोखी बहुत घबरा गई। जब उसने उस लड़की की हालत देखी तो उसने जोर से चीखा। फिर कुछ लोग अनोखी की तरफ आने लगे। अनोखी चिल्लाई, नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे जाने दो यहाँ सो। फिर उन लोगों ने अनोखी का हाथ पकड़ लिया। अनोखी जोर से चिल्लाने लगी, नहीं। जोरदार चीख के साथ अनोखी की आंखें खुली। उसे कुछ देर लगी वर्तमान में आने में। बगल में खड़ी नर्स जब उसे होश में आते हुए देखी तो वो दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गई। अनोखी बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू निकल रहे थे। वो इधर उधर देखने लगी। उसके ऊपर सफ़ेद दीवारें थीं, बगल में एक सोफ़ा, एक टेबल, उसके बेड की लेफ्ट साइड पर मॉनिटर और राइट साइड पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से वो यहाँ कैसे आ गई। हाय दोस्त, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करोगे और साथ साथ कमेंट में बताना जो मैं स्टोरी लिख रही हूँ वह कैसा है। ओके।